नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है जिसका नाम है टीचिंग मेथड्स। दोस्तों, आज हम देखेंगे संस्कृत शिक्षण विधियों के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलते हैं मित्रों, बिना कोई देर के पहले प्रश्न पे देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है मित्रों? प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि संस्कृत शिक्षण से प्रारंभिक दिवसे सुकिम करणीयम। और मित्रों, मैं पहले ही बता दूं ताकि आप क्या है कि जो भी वीडियो लोग देखते हैं वो बिल्कुल ना तो गलत सोचे कि मैं ये बता देता हूँ कि मेरे पास देखो नॉर्मल क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है ना। जो नॉर्मल क्वेश्चन है वो हर किसी को आ जाते हैं, वो मेरे पास है ही नहीं। ठीक है, इसीलिए तो देखो मैं संख्या बहुत ही कम रख रहा हूँ प्रश्नों की, मात्र 15 प्रश्न। ठीक है, संख्या कम है क्यों? क्योंकि ज़्यादा जो लेवल का है क्वेश्चन है ना वही रख रहा हूँ मैं। ज़्यादा से हार्ड जितना ले लो, ठीक है, उससे हार्ड तो आएगा ही नहीं इस लेवल से। ठीक है, देखो संस्कृत शिक्षण से यानी संस्कृत शिक्षण का प्रारंभिक दिवसे सुकिम करणीयम। संस्कृत शिक्षण के प्रारंभिक दिवस में क्या करना चाहिए? प्रारंभिक दिवसेसु की बात हो रही है मित्रों, इसको गौर कीजिए। प्रारंभिक दिवसेसु की बात करूं तो मित्रों प्राथमिक स्तर की बात हो रही है। प्राथमिक स्तर की कि प्राथमिक स्तर है वो प्रारंभिक दिवस है। अब संस्कृत शिक्षण में आप वहाँ पे क्या करोगे? हालांकि देखो प्राथमिक की नहीं कर सकते, कारण कि संस्कृत शिक्षण है वो तो चालू होता है मित्रों 6 से 8 से, उच्च प्राथमिक से। लेकिन आप समझे नहीं, प्राथमिक मेरा कहने का मतलब जैसे 6 से शुरू होती है संस्कृत तो 6 में मान लो। ठीक है, इस प्राथमिक का मतलब 1 से 5 नहीं है। ठीक है, इसका 1 से 5 नहीं बल्कि जैसे 6 में शुरू होती है तो 6 में ही मान लो स्टार्टिंग में। जैसे 6 में भी तो होती है, 7 में भी चलती है, 8 में भी चलती है ना, 9 में चलती है, 10 में, लेकिन 6 से मान लो इसको। ठीक है, 6 से मानते हैं। अब 6 में क्या करें, जैसे संस्कृत शिक्षण का आप शुरुआत करोगे अध्ययन, प्रारंभिक दिवस में क्या करना चाहिए ये पूछा है। ठीक है, संधि का अभ्यास, व्याकरण का ज्ञान, श्लोकों का अभ्यास या काव्य पाठ। संधि का अभ्यास, देखो संधि का अभ्यास और व्याकरण ज्ञान, ये तो देखो संधि का अभ्यास तो व्याकरण ज्ञान की चीज़ है, तो ये दोनों चीज़ें नहीं होगी मित्रों यहाँ पे। क्यों? क्योंकि संधि का अभ्यास या व्याकरण का ज्ञान आप बाद में दोगे। पहले भाषा का ज्ञान आता है, फिर व्याकरण का ज्ञान आता है, आपको पता है ना। पहले भाषा अच्छी तरह आनी चाहिए, तो कक्षा 6 में तो भाषा भी आनी चाहिए अच्छी तरह, तो ये चीज़ होगी। अब विकल्प 2 बचे हैं, श्लोकों का या काव्य पाठ। तो काव्य पाठ की बात करूं तो ये तो उच्च स्तर से संबंधित है। काव्य पाठ तो उच्च स्तरों से संबंधित होता है ना, काव्य साहित्य वगैरह वो उच्च कक्षाओं में आता है मित्रों, जिसमें छंद, लय, अलंकार है ना, ये चीज़ें होती है, तो ये भी नहीं होगा। सीधी सी बात है, जिसे कहते हैं सुभाषिता नाम। सुभाषिता नाम आ जाए वो भी सही है, या कह दे कि श्लोकों का अभ्यास बिल्कुल सही है ना। इस स्तर पर, इस स्टेज पर, यानी कि संस्कृत शिक्षण के शुरुआती दिनों में श्लोकों का ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करवाना चाहिए। विकल्प 3 सही उत्तर है प्रश्न संख्या 1 में। चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। अच्छे प्रश्न है। प्रश्न संख्या 2 है, निश्चित स्थान समय उद्देश्य युक्तम शिक्षणम भवति। निश्चित स्थान पर, समय पे और उद्देश्य से युक्त शिक्षणम भवति, शिक्षण है वो किस प्रकार का होता है? निश्चित स्थान, समय, उद्देश्य का शिक्षण है वो क्या कहलाता है? जो निश्चित स्थान पे किया जाए, समय पे किया जाए, उद्देश्य पे, ऐसा शिक्षण कौन सा? औपचारिक है, अनौपचारिक है, दोनों है या कोई नहीं है? तो देखो कोई नहीं होगा, और आपको बता दूं मैं दोनों भी नहीं होगा। अब दो विकल्प बचे, औपचारिक या अनौपचारिक। वैसे मित्रों अनौपचारिक को देखो, अगर मैं सामान्य अर्थ में समझाऊं तो ये सीखा जाता है शिक्षण जैसे परिवार में, समाज में, पास पड़ोस में। ठीक है, लेकिन औपचारिक की बात करूं, इसको सामान्यतः मित्रों विद्यालय शिक्षा से संबंधित माना जाता है। ठीक है, विद्यालय शिक्षा से। तो आपको पता है निश्चित स्थान पे दिया जाए, निश्चित समय होना और निश्चित उसका उद्देश्य होना, है ना, तो उससे मित्रों औपचारिक शिक्षण कहा जाएगा, है ना। और जो बिना किसी स्थान के कहीं भी और किसी भी समय दिया जा सकता है उसे कहते हैं अनौपचारिक शिक्षण। दोस्तों प्रश्न संख्या 2 में विकल्प नंबर 1 सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 3 है, उपलब्ध समस्त संकेत उपयोगेन समग्र पाठ्यस्य व्याख्यानाम एतद पेक्षते। यानी कि उपलब्ध समस्त जितने भी संकेत उपयोग है ना, उनको समग्र पाठ में आप व्याख्या कर रहे हो, तो यह चीज़ किसको दर्शाती है? कि समग्र जो पाठ है ना, उसमें आप किसी संकेतों का उपयोग कर रहे हो है ना, उन संकेतों से व्याख्या कर रहे हो उस पाठ की, तो ये क्या है? कौशलों का ज्ञानम है, यानी कि आपके पास कौशल विकसित हो रहे। नहीं, ऐसी चीज़ नहीं है। शब्दार्थ कौशलम, तो क्या शब्दों के अर्थ जानना, ये भी नहीं है। व्याकरण कौशल संरचना कौशल है, या फिर सांदर्भिक पाठ्य वस्तु है अवबोधनम, तो मित्रों ये व्याकरण कौशल या संरचना कौशल भी नहीं है। इसे कहते हैं मित्रों सांदर्भिक पाठ्य वस्तु है अवबोधनम।
यानी कि जो भी आपके पास पाठ्य वस्तु या जिसे कहते हैं जो भी आपके पास विषय वस्तु है मित्रों, ठीक है, इस विषय वस्तु को आप किसी संकेत उपयोग से पढ़ रहे हो, है ना, तो इसका मतलब है कि संदर्भ पाठ्य वस्तु में उसका अवबोध करना, उसको जानना, समझना। तो दोस्तों विकल्प 4 से उत्तर है प्रश्न संख्या 3 में। चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 4 पर। प्रश्न संख्या 4 बहुत अच्छा प्रश्न है और जो वेरी इंपॉर्टेंट है उन्हीं को मैं वापस रिपीट भी कर रहा हूँ। लय है, बलागात है, स्वरश्च कश्य गुणा। लय है, बलागात यानी कि किसी शब्द पे मुख्य कहाँ पे जोड़ देना वो चीज़, स्वर के साथ गाना, ताल के साथ यति, गति, अनुतान, विराम, इन सारी चीज़ों के साथ गाना, ये किस चीज़ के गुण हैं। लिखित भाषा में ऐसा नहीं होता, संभाषण भाषा में, शब्देतर भाषा या संगीत स्वर। तो संगीत स्वर अपने देखो, संगीत स्वर बालकों का कोई अलग से टॉपिक नहीं है ना, ये कौशल नहीं है, ठीक है। शब्देतर भाषा, शब्दों से अन्य भाषा, ये भी नहीं है। एक ही विकल्प बचा है, वो है संभाषण भाषा। यानी कि संभाषण भाषा मतलब बोलना कौशल, संभाषण है ना बोलना, लिखित में नहीं होगा, इसका मतलब क्या होगा, मौखिक में हो जाएगा। भाई ये लिखित नहीं हो रहा, ठीक है, तो मौखिक में हो जाएगा। बोलना या मौखिक, जिसे संभाषण कह दो, बोलना कह दो, मौखिक कह दो, वदनम कह दो, एक ही चीज़ है, ठीक है। बोलना कौशल, मौखिक कौशल, वदनम कौशल। जब हम किसी चीज़ को बोलेंगे तो उसी में ही तो ये होता है, लय पे, बलागात पे, हम स्वरस पे, इन पे ध्यान देंगे, है ना। तो मित्रों विकल्प 2 सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 4 में। चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 5 पर। प्रश्न संख्या 5 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों। छात्राणां कृते बाल साहित्यानां चयन समय भवदृष्टिया किम अनावश्यकम। कि छात्रों के जो बाल साहित्य का चयन करने के समय आपकी दृष्टि में क्या अनावश्यक है। कहने का मतलब है मित्रों कि छात्रों के लिए आप कोई बाल साहित्य का चयन कर रहे हो, पढ़ने वाली किसी बाल साहित्य जो चीज़ है उसका चयन कर रहे हो, तो आपकी दृष्टि में, आप एक शिक्षक हो और आपकी दृष्टि में क्या अनावश्यक है, कौन सा ऐसा एक है जो बहुत ही कम आवश्यक है। वैसे आवश्यक देखो चारों है कि छात्रों की वय है, रुचि है, वय है यानी उम्र, वय मतलब उम्र, और रुचि, उम्र और रुचि, विषय आवश्यक है, मुद्रण गुणवत्ता है, चित्राणी। तो मेरे हिसाब से तो चारों ही है भाई, है ना। और आप भी पढ़ोगे तो चारों चीज़ें आवश्यक है, ठीक है। यहाँ पूछा अनावश्यकम, कौन सी आवश्यक नहीं है, इसका मतलब 4 में से एक उत्तर देना। और किसका देंगे ऐसी स्थिति में, जो सबसे कम आवश्यक होगा। वो आवश्यक तो है लेकिन सबसे कम। देखो सबसे पहली चीज़ तो भाई यही है कि छात्रों की उसमें उम्र होनी चाहिए, रुचि होनी चाहिए। छात्रों के लिए जो भी पाठ्यचर्या रखो, जो भी पाठ्य वस्तु रखो, उसमें छात्रों की उम्र बिल्कुल निर्भर करती है ना। और ये जो उम्र है, मैंने कि मानसिक जो स्तर है उनका सीखने का, उस अनुरूप ही आपको पाठ्यचर्या तैयार करनी पड़ेगी, मानसिक स्तर के अनुरूप, ठीक है। जैसे कि 5वीं क्लास का बच्चा है, ठीक है, 5वीं क्या उसकी कक्षा है, यानी कि वो कितने साल का आएगा, 10 साल का, ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल का 5वीं में पढ़ेगा। तो भाई साहब आप उसके लिए 8वीं कक्षा का मैटर उसे नहीं दे सकते, ये चीज़ कह रहे। मानसिक स्तर के अनुसार, रुचि के अनुसार भी होना चाहिए, उम्र के अनुसार भी होना चाहिए, ये प्राथमिक चीज़ है, ये तो होनी चाहिए, ठीक है। और बाल साहित्य में बिल्कुल विषय पर तो ध्यान दिया जाएगा। बाल साहित्य का जो विषय आप पाठ्यचर्या में चुन रहे हो वो विषय उपयुक्त है, सार्थक है कि नहीं, है ना, वो चीज़ होनी चाहिए। अब 2 विकल्प बचे, 2 तो हो गए। मुद्रण गुणवत्ता भी आवश्यक है या चित्र आवश्यक है। तो आपको बता दूं मैं, मुख्य रूप से इनमें चित्र आवश्यक है। क्यों, चित्रों के माध्यम से होता क्या है, जैसे कोई भी चित्र है मित्रों ना, चित्रों से क्या होता है, विषय स्पष्ट हो जाता है। हमेशा ध्यान रखना, चित्रों का मुख्य उद्देश्य विषय को स्पष्ट करना, विषय के बारे में ज्ञान करना, बस ये चित्र कहलाते हैं। चित्र का मतलब ये नहीं कि चित्र देखकर आनंद लेना, आनंद लेना वो बाकी उद्देश्य हो सकता है। मैंने कहा मुख्य उद्देश्य क्या, चित्रों का विषय स्पष्ट करना। विषय कैसे, जैसे आप ताजमहल दिखा रहे हो, ताजमहल का चित्र दिखा दिया आपको ना, तो आपने तो चित्र दिखाया, आपने नाम नहीं लिया ताजमहल, लेकिन बालक क्या करेंगे, देख के बता देंगे ये ताजमहल है। क्यों, क्योंकि वो सफ़ेद होगा, वो ताजमहल होगा ना, ठीक है, वो लाल कलर में नहीं हो सकता। तो चित्र का मतलब है कि विषय स्पष्टीकरण हो रहा है। सब मुद्रण गुणवत्ता, छपाई, बिल्कुल ये भी हो सकती है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इन 3 की तुलना में ये आवश्यक ज़्यादा नहीं है मित्रों। विकल्प नंबर 3 सही उत्तर है प्रश्न संख्या 5 में। चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। प्रश्न संख्या 6 है मित्रों, रसानुभूति ही मुख्य उद्देश्यम भवति। कि जो रसानुभूति है, रस की अनुभूति, रसानुभूति या जिसे कहूँ आनंद की अनुभूति, आनंद लेना, रस लेना, मजा करना, मना, मुख्य उद्देश्य किसका होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। आप तो कहोगे सरल प्रश्न है, लेकिन मैं सरल नहीं बताता क्योंकि ये लेवल का ही है प्रश्न, ठीक है, इससे ऊपर नहीं जाएगा। रसानुभूति, यहाँ से एक प्रश्न नहीं, मैं 4 प्रश्न तैयार करूंगा।
काव्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य रसानुभूति व आनंदानुभूति है, सही है। गद्य शिक्षण का क्या है? गद्य शिक्षण का है कि विषय वस्तु का भाव जानना, विषय वस्तु का भाव स्पष्ट होना, ये इसका गद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। कथा शिक्षण, कहानी शिक्षण का है सृजनात्मकता, कल्पनाशीलता विकसित होना, सर्जन, कल्पना, ये चीज़ें कथा शिक्षण में आती है। किसी चीज़ का भाव स्पष्ट होना, केंद्रीय भाव समझना, वो गद्य शिक्षण होती है। भाषाई तत्वों का ज्ञान होना, वो गद्य शिक्षण में है। रसानुभूति या आनंद अनुभूति, ये काव्य शिक्षण में है। व्याकरण शिक्षण का है भाषा का शुद्ध रूप सीखना, भाषा के नियम सीखना, ये चीज़ होती है व्याकरण शिक्षण की। तो मित्रों, अच्छा प्रश्न है, यहाँ विकल्प 1 है, बिल्कुल सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 6 में। चलिए प्रश्न संख्या 7 पे चलते हैं। मौखिक मूल्यांकन ने आयाति, मौखिक मूल्यांकन नहीं आता है, किसमें नहीं आता है? मौखिक मूल्यांकन, मौखिक यानी बोलने संबंधी मूल्यांकन किसमें नहीं होता है, ये ध्यान रखना आपको। सलाका, अंत्याक्षरी, निबंध लेखनम, हास्य गणिका। सलाका परीक्षा मैंने बता दिया आपको, पतली सी छड़ी होती है ना। वैसे नाम तो इसका सोने की पतली छड़ी, लेकिन आजकल तो देखो पेन या फिर लकड़ी की छड़ी होती है, वो काम में लेते हैं, बहुत कम लेते हैं ना। जैसे पुस्तक में जहाँ भी पढ़ाना गुरुजी ने ख़त्म किया, यहाँ पे ये छड़ी डाल दी, वापस खोला तो वहाँ से प्रश्न पूछेंगे, छात्र बताएंगे, तो ये सलाका मौखिक है बिल्कुल, ठीक है, इससे मौखिक मूल्यांकन होता है। अंत्याक्षरी की बात करूँ, अंत्याक्षरी भी बोलेंगे है ना, लिखेंगे थोड़े, तो उसमें भी मौखिक मूल्यांकन होता है। हास्य कणिका, हास्य कणिका को कहते हैं मित्रों चुटकुले, हास्य कणिका यानी हंसाने वाले चुटकुले, तो ये भी क्या है मित्रों, ये भी मौखिक मूल्यांकन समझ। यहाँ नाम देकर लेखनम और यहाँ कह रहे हैं मौखिक, ये तो बिल्कुल अलग हो गया। निबंध को लिखना, ये मित्रों लिखित कौशल से संबंधित है। किससे है? लिखित कौशल से संबंधित है, ये इसमें नहीं आएगा। तो मित्रों विकल्प 3 बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है प्रश्न संख्या 7 में। चलिए प्रश्न संख्या 8 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 है संस्कृत शिक्षणे परंपरागत सहायक उपकरणम अस्ति, कि संस्कृत जो शिक्षण है मित्रों उसमें परंपरागत सहायक उपकरण है। परंपरागत सहायक उपकरण क्या है संस्कृत में? दूरदर्शन, श्यामपट, चित्र या कोई भी नहीं? कोई भी नहीं होगा। चित्र भी इतने महत्वपूर्ण नहीं है। परंपरागत सहायक पूछा, प्राचीन रूप से, वो भी सहायक संस्कृत शिक्षण में है ना, तो दूरदर्शनम भी नहीं होगा। यहाँ पे सीधी चीज़ है मित्रों श्यामपट, है ना। एक शिक्षक होता है उसका, इसे शिक्षक का अभिन्न मित्र भी कहते हैं, श्यामपट को शिक्षक का अभिन्न मित्र भी कहते हैं। शिक्षक का अभिन्न मित्र श्यामपट। शिक्षक का दायां हाथ किसे कहते हैं? श्यामपट, ये भी ध्यान रखना। यानी परंपरागत सहायक उपकरण श्यामपट होगा मित्रों। अच्छा प्रश्न है सरल सा प्रश्न है मित्रों, लेकिन ऐसे प्रश्न ही आएंगे। विकल्प 2 सही है प्रश्न संख्या 8 में। चलिए प्रश्न संख्या 9 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 है वयम भाषाया उपयोग है कूर्म है, हम भाषा का उपयोग करते हैं। हम भाषा का उपयोग किस अर्थ में करते हैं, किस प्रकार में करते हैं बताइए? पठनार्थम, लेखनार्थम, श्रवणार्थम या भाव विनियार्थम? पढ़ने के अर्थ में हम भाषा का उपयोग नहीं करते, लेखन के अर्थ में नहीं करते, केवल श्रवण के अर्थ। तीनों अलग अलग आ रखे, इनके अर्थ में नहीं करते। ये हो सकता है तीनों, लेकिन तीनों विकसित होंगे जब ये एक और है इनसे पहले कौन सा? एक और श्रवणार्थम। श्रवणार्थम 1 नंबर पर तो वो, सॉरी श्रवण तो ये आ गया ना। वदन है, वदन कौशल, वदनम बोलना, ठीक है। सबसे पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। जब ये चारों विकसित हो जाएंगे इसका मतलब है भाव विनियार्थम, यानी कि हम भावों का आदान प्रदान करते हैं। हमारे जो भाव है, हमारे मन के विचार हैं, मन की बातें हैं, या मन के आपके जो तथ्य हैं, उनका क्या करो आप? विनियार्थम, विनियार्थम है ना आदान प्रदान करो परस्पर, वो कहलाती है भाषा, है ना। विचारों के परस्पर आदान प्रदान, वो भाषा कहलाती है मित्रों। प्रश्न संख्या जो आपके 9 है वह विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 10 पे चलिए। प्रश्न संख्या 10, निदान परीक्षा क्रियते, निदान परीक्षा कहलाती है। निदान परीक्षा कौन सी है मित्रों बताओ? सतत परीक्षा करते, क्या निदान निरंतर होती है? ये जरूर नहीं है। निदान तो जब जब कमी आएगी तभी होगी। अंतिम परीक्षा करते, नहीं, अंतिम परीक्षा इसे नहीं कहेंगे। अंतिम परीक्षा तो हम योगात्मक जो आकलन होता है ना उसे कहते हैं, ठीक है। योगात्मक जो आंकलन होता है मित्रों उसको हम बोलते हैं अंतिम परीक्षा, अंतिम आकलन योगात्मक, समेटिव। रचनात्मक, ये एक तो योगात्मक होता है, एक रचनात्मक होता है। रचनात्मक भी ये नहीं है। यह होगा विद्यार्थी न है स्तरम ज्ञातुम, यानी कि विद्यार्थियों का स्तर जानना,
स्तर जानना, मतलब कि विद्यार्थी की शिक्षण में कहाँ पे समस्या आ रही, कहाँ पे कठिनाई आई, कहाँ पे मित्रों उसके बाधा आई, समस्या कठिनाई बाधा उसका निवारण करना, वो निदान परीक्षा, निवारण करना नहीं, निवारण के कारण पहचानना ना, निवारण करोगे तो उपचारात्मक हो जाएगी। प्रश्न संख्या 10 में अच्छा प्रश्न है, विकल्प 2 सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 11वें पर, कि गृह कार्य से मुख्य उद्देश्य है अस्ति, कि गृह कार्य है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है बताइए। कि छात्रः गृहे नवीन पाठानां पठितुं रुचिं प्रदर्शयेयुः, कि छात्र घर पे नवीन पाठों को पढ़ के रुचि दिखाते हैं। तो गृह कार्य देने से कमजोर बालक नवीन पाठों पढ़ने रुचि बिल्कुल नहीं दिखाएंगे। अभिभावक जानते हैं यत छात्राः, कि छात्र विद्यालयं किं किं पठन्ति, कि अभिभावक ये जानते हैं कि छात्रों ने विद्यालयों में क्या क्या पढ़ा, अपने बच्चों ने क्या क्या पढ़ा, ये जानते तो गृह कार्य के माध्यम से जानते हैं, गलत है। पढ़ने छात्र रुचि वर्धनम, पढ़ने में छात्रों की रुचि बढ़ती है, तो कमजोरों की तो बिल्कुल नहीं बढ़ती, वो तो गृह कार्य से भी दूर भागते हैं ना। तीनों विकल्प हट गए, चौथा विकल्प सही उत्तर होगा। पठित पाठान, जो भी पाठ आपने स्कूल में पढ़ा, अधिकृत्य उस पर आधारित अभ्यास और गतिविधियां उनको हल करने के लिए दी जाती है, ये गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य। जो भी आपने पठित पाठान जो पढ़ा हुआ है उसी का वापस अभ्यास किया जाता है इसमें। विकल्प 4 बिल्कुल सही उत्तर है प्रश्न संख्या 11वें में। चलिए प्रश्न संख्या 12वें पे चलते हैं मित्रों। निम्नलिखितेषु संस्कृत कथा शिक्षणस्य उद्देश्यं नास्ति, निम्न में से संस्कृत कथा शिक्षण का उद्देश्य कौन सा नहीं है, नास्ति कौन सा नहीं है। संस्कृत कथा शिक्षण से कहा है, कथा शिक्षण मतलब कहानी शिक्षण का, कहानी शिक्षण का उद्देश्य कौन सा नहीं है ये पूछा है। समय बिताना, मनोरंजन करना, कल्पना शक्ति का विकास होना, चरित्र निर्माण करना। कल्पना शक्ति, अभी एक प्रश्न पढ़ा था उसमें मैंने बताया कल्पना शक्ति का विकास करना, ये तो इसका मुख्य उद्देश्य है, मुख्य ध्येय है, मुख्य लक्ष्य कह सकते, मुख्य उद्देश्य कह सकते हैं, ये तो इसका मुख्य उद्देश्य है, ये तो है। कहानी जब हम जैसे महापुरुषों के जीवन से सुनेंगे तो हमें क्या होगा, अच्छी सद्वर्तियों का विकास होगा, अच्छी आदतों का विकास होगा, अच्छी सबक सीखेंगे ना, तो चरित्र भी अच्छा बनेगा, चरित्र का भी निर्माण होगा। और कहानियों के माध्यम से ना हंसाने के लिए भी, जो दादा नानी कहती है ना कहानी, दादी नानी ना, तो वो मनोरंजन के लिए भी होती है। लेकिन इस समय यापनम इसमें बिल्कुल नहीं आएगा, समय बिताने के लिए कहानियाँ नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। अच्छा प्रश्न है मित्रों, विकल्प 1 सही उत्तर है प्रश्न संख्या 12वें में। बढ़ते हैं हम प्रश्न संख्या 13वें की ओर। अच्छा प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कि चित्रमय पुस्तक का नाम पठनम नाम, चित्रमय जो पुस्तकें होती है, ऐसी पुस्तकें जिनमें चित्र होते हैं, उनको पढ़ना क्या कहलाता है। विभिन्न वर्ण है से विद्यार्थी नाम परिचय, कि विभिन्न वर्णों का विद्यार्थियों से परिचय करवाना, गलत है। चित्र निर्माणार्थम प्रोत्साहनम, कि जब कोई जैसी पुस्तक आती है कोई, उसमें चित्र दे रखे होते हैं, ठीक है, जैसे ये मेरे को ज़्यादा तो बनाने नहीं आते चित्र ना, जैसे ये चित्र दे रखे, अब इस चित्र को पढ़ना है हमको ना, इसको पढ़ना है, समझना है, तो उसमें देखो ये पहला विकल्प हट गया, ठीक है, कोई किसी शब्दों का वर्णों का परिचय विद्यार्थी नहीं। चित्र और चित्र उनको देखने के लिए और भी चित्र बनाओ, इसके लिए प्रोत्साहन किया जाता है, ये भी विकल्प हटा दो, गलत है। और चित्रों को देख अगर आनंद अनुभव करना, ये भी गलत है। मैंने ये एक पिछला प्रश्न आया था चित्रों से संबंधित है ना, जो बाल साहित्य वाला, उसमें बताया मैंने कि चित्र को देखकर आनंद करना, ये इसका कोई उद्देश्य नहीं है। चित्र देखते हैं क्यों, मैंने क्या बताया, चित्रों का मुख्य उद्देश्य विषय स्पष्ट हो जाना, भाव स्पष्ट हो जाना। हम जिस चित्र को देखते हैं तो हमारे मन मस्तिष्क में उसका जो वो चीज़ है क्या है ना, वो हमारे दिमाग में आ जाना, मस्तिष्क में आ जाना। तो चित्राणाम बोधने, यानी चित्रों का बोध है, बोध करवाता है। देखो चित्र एक तो बोध करवाते हैं, एक विश्लेषण करवाते हैं, इनमें ये क्या करवाते हैं, सहायता करवाते हैं मित्रों, यही इसका उत्तर है। विकल्प 4 सही उत्तर है प्रश्न संख्या 13वें में। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14वें की ओर। प्रश्न संख्या 14, कि वर्णोच्चारण शिक्षण कस्य निमित्तं प्रशिक्षणम भवति। अच्छा प्रश्न है, वर्ण उच्चारण है उसका शिक्षण करना, यानी कि वर्ण उच्चारण, जो वर्ण नहीं होते उन वर्णों का उच्चारण करते हैं है ना, तो उस शिक्षण से कश्य किसका, नियमितम प्रशिक्षणम भवति, नियमित प्रशिक्षण किसका होता है। वर्णोच्चार शिक्षण करते हैं तो उससे नियमित प्रशिक्षण किसका होता है। घ्राणेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय क्या होती है, नाक, घ्राणेन्द्रिय जिनसे सूंघा जा सके, नाक से, ठीक है। स्पर्श जैसे त्वचा हो गई, श्रवणेन्द्रिय में कान आ जाएगा, ठीक है। अब स्वर यंत्र में क्या जाएंगे, स्वर यंत्र में आ जाएंगे मुख, जीभ, दांत, मुर्दा, तालव्य, ये चीज़ें आ जाएगी, है ना। और हम वर्णों का उच्चारण किन से करते हैं, वर्णों का उच्चारण हम इन्हीं से तो करते हैं। तो मतलब क्या है, स्वर जो अपने स्वर यंत्र है, जो स्वर यंत्र है, काकल्य है
है ना, तालु है, मुर्दा, इनका बार बार क्या हो जाता है, हम वर्ण उच्चारण करते थे, इनका बार बार नियमित इनको प्रशिक्षण मिल जाता है ना, स्वर यंत्रों का प्रशिक्षण हो जाता है। मित्रों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 14 में विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 है मित्रों कि हर्बर्टीय पंचपदी प्रथमम सोपानम वर्तते, कि जो हर्बर्टीय पंचपदी विधि है उसका पहला सोपान कौन सा है। हर्बर्ट पंचपदी विधि दी थी ना, 5 पद बताए, उसमें प्रस्तावना, प्रयोग है, सामान्यकरण, विषय उपस्थापन, कौन सा पहला है? पहला है मित्रों उसमें प्रस्तावना, ठीक है, ये इसमें पहला पद है। दूसरा विषय उपस्थापन भी कह सकता हूँ, या जो भी चीज़ इसमें प्रस्तुत की जाती है वो भी कह सकता हूँ, प्रस्तुतिकरणम, ये दूसरी चीज़ इसमें, ठीक है। तीसरी चीज़ इसमें मित्रों वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, तुलना या संबंध, तुलना व तुलना प्लस संबंध, ये इसकी तीसरी चीज़ ध्यान रख लेना। ये पहली चीज़ प्रस्तावना, दूसरी चीज़ प्रस्तुतिकरण नाम भी आ सकता है, विषय उपस्थापन आ सकता है, तीसरी हो जाती है तुलना व संबंध, चौथी आ जाएगी इसमें सामान्यकरणम, या जिसे कह सकते हैं नियमीकरणम, यानी तुलना व संबंध करके फिर उसके हम नियम बना देते हैं, सिद्धांत बना देते हैं, सामान्य कर देते हैं, और अंतिम 5 होता है उसमें प्रयोग। मूल्यांकन इस विधि का कोई सोपान नहीं, इस विधि पर आधारित फिर मूल्यांकन विधि होती है। ये 5वां इसका, ये चौथा है, ठीक है। तो ये 5 पद है जेफ हर्बर्ट की इस विधि के। मित्रों ये थे प्रश्न संख्या 15 में आपके विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये थे आपके आज के संस्कृत जो टीचिंग मेथड्स है, संस्कृत शिक्षण विधियां हैं, उनके शिक्षण विधियों के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, और ज़रूर कोशिश करूंगा कि मैं संस्कृत व्याकरण के वही प्रश्न जो बिल्कुल जिन पे आधारित आपके प्रश्न एग्जाम में आएंगे, पक्का आएंगे, 100% आएंगे, उनमें से। लेकिन एक आपको मैं आश्वस्त कर दूं, मेरे ये जितने भी ये वीडियो बना रखे मित्रों, वीडियो बिल्कुल देख लेना, आपको मैं गारंटी देता हूँ इन्हीं में से प्रश्न आने वाले हैं, देख लेना, इन्हीं पे आधारित आएंगे, इनसे रिलेटेड बिल्कुल प्रश्न पूछेंगे, और हो सकता है कि है ना गॉड की कृपा हुई तो बिल्कुल यही प्रश्न आ जाएंगे ना। जैसे यहाँ पे मैंने पहला बता दिया तो वहाँ पे आप वो दूसरा या जो भी है चौथा 5वां पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मित्रों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, तो बिल्कुल वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमारे और भी भाई हैं उनकी भी सहायता हो सके। जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ठीक है मित्रों, धन्यवाद।